हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 12th के अकाउंट से रिलेटेड रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कंपनी खाते ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन किस तरीके से किया जाता है। तो स्टूडेंट, इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके एग्जाम में आने वाला कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, कंपनियों के लिए ऋण एवं ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। वर्तमान समय में ऋण पत्र से आशय उत्तर पद से है जो ऋण की स्वीकृति होती है तथा जिसके द्वारा ऋण प्राप्त किया जाता है, ऋण यानी कि लोन, तथा जिसमें मूलधन का भुगतान न होने पर किसी निश्चित सामयिक अवधि में निश्चित ब्याज देने की प्रतिज्ञा होती है। ऋण पत्र कंपनी की पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए जाते क्योंकि यह कंपनी के ऋण के रूप में ही होते हैं तथा जिनका भुगतान कंपनी को करना होता है। कंपनी का अधिनियम 2013 के अनुसार ऋण पत्र में एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की लिखित स्वीकृति होती है जो कंपनी को सामान्य मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया जाता है। अब सामान्य मुद्रा यानी कि एक कॉमन सील होता है, इसमें जिसमें रकम की पूर्व भुगतान यानी कि पुनः भुगतान एवं ब्याज की दर आदि से संबंधित शर्तें भी लिखी हुई होती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ऋण पत्र से ऋण पत्र का एक आशय होता है यानी कि अर्थ होता है। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि ऋण पत्रधारी क्या होते हैं स्टूडेंट। ऋण पत्रधारी वे धारी होते हैं, वे व्यक्ति होते हैं जिनकी कंपनी से ऋण के बदले में ऋण प्राप्त होता है, यानी कि ऋण के बदले में ऋण ही प्राप्त होता है। लोन दिया गया है तो लोन ही प्राप्त होगा, तो ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। ये कंपनी का ऋणदाता भी होता है। तो यहाँ पर जो ऋण दिए गए हैं स्टूडेंट वो किस चीज से हैं, ये वो लोन नहीं है, ये इश्यू एंड रिडम्पशन से है, यानी कि एक डिबेंचर है जो ऋण पत्रधारी कहलाते हैं। ठीक है, तो डिबेंचर्स यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो किस चीज का कर रहे हैं कि डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर इन stock, bonds and any other securities of a company whether constituting a change on its assessed company or not act, यानी कि 1956 की धारा में ये बताया गया था कि ये किस तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, ये इंडिया कंपनी किस तरीके से इसको यूज करती है। तो ये कंपनी हमारी कंपनी खाते ऋण पत्रों और निर्गमों का शोधन कराती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऋण पत्रों की विशेषता या लक्षण किस तरीके से होता है स्टूडेंट। तो ऋण पत्र का विशेषता लक्षण आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो यह एक निश्चित समान राशि के ऋण के प्रमाण का पत्र होता है। यह ऋण लेने की लिखित स्वीकृति होती है। इस पर कंपनी की सार मुद्रा अंकित होती है। इस पर मूलधन एवं उस पर ब्याज के भुगतान की शर्तों का उल्लेख होता है। इस पर निश्चित दर से ब्याज अवश्य दिया जाता है भले ही कंपनी को लाभ हो या हानि। इस पर ऋण की प्रतिभूति का उल्लेख भी होता है। यह ऋणदाता एवं कंपनी के मध्यस्थ अनुबंध होता है जिसके अंतर्गत कंपनी अपने ऋणदाता को ब्याज सहित मूलधन वापसी का लिखित वचन देती है। नंबर 8 पर ऋण पत्रों की मूल्य राशि यानी कि जो मूल राशि होती है वो भुगतान के समय निर्गमन निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाता है। 9 में इसकी अवधि कम से कम कितनी होनी चाहिए, 7, 10, 15 वर्ष तक की होनी चाहिए और इसके माध्यम से किए गए ऋणों को ऋण पूंजी भी कहते हैं, यानी कि लोन कैपिटल भी कहते हैं। उसके बाद 11 में ऋण पत्र सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों के आधार पर उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद में ऋण पत्रों का दीर्घकालीन ऋण भी लिया जाता है। तो ऋण पत्रों में दीर्घकालीन ऋण भी ले सकते हैं, अल्पकालीन ऋण भी ले सकते हैं। ऋण पत्रों में हस्तांतरण पूरा किया जाता है, किसमें टुकड़ों में इनका हस्तांतरण संभव नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट एक टॉपिक और है जिसमें ऋण पत्र एवं अंश के में अंतर आपसे मोस्टली पूछा ही जाता है। तो ये स्टूडेंट टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैंने जैसे कि बताया कि इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनकर आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऋण पत्र तथा अंश में अंतर, यह कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण की स्वीकृति का पत्र होता है। अंश में यह कंपनी का पूंजी का एक हिस्सा कहलाता है। ठीक है, पूंजी का हिस्सा क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। ऋण पत्रों का धारक ऋण पत्रधारी कहलाता है। कौन कहलाता है, ऋण पत्रधारी। और इसका अंश का अंशधारी कहलाता है। ऋण पत्र में ऋणदाता होता है और इसमें कंपनी के सदस्य होते हैं। कौन, अंशधारक में। फिर उसके बाद में है ऋण पत्रों एक निश्चित दर की पर ब्याज दिया जाता है। किस पर, ऋण पत्र पर। अंशों का लाभांश दिया जाता है, किस पर, अंश पर। फिर यह सुरक्षित और असुरक्षित 2 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, ऋण पत्र पर 2 प्रकार के होते हैं। ये केवल असुरक्षित होते हैं स्टूडेंट।
कंपनी को लाभ हो रहा है या हानि, इस पर ब्याज होना अनिवार्य रूप से होता है। तो ये किस में पता चलता है स्टूडेंट? ऋण पत्र में पता चलता है। और इसी के साथ में स्टूडेंट इन पर लाभांश केवल लाभ की दशा में ही दिया जाता है, हानि की दशा में बिल्कुल नहीं होता है अंश, क्योंकि अंश जो होते हैं हमारे घटते बढ़ते रहते हैं। और ये हमारी कंपनी अधिकतर क्या होता है कि कंपनी में जितने भी हमारे सदस्य होते हैं वो अंश तभी निकालते हैं, शेयर तभी निकाले जाते हैं तब वो ज्यादा स्तर पर हो। फिर उसके बाद में है 7 पॉइंट पर, इनको कंपनी के प्रबंध नीति निर्धारण में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। ऋण पत्र को इनको कंपनी के प्रबंध और नीति निर्धारण में भाग लेने का अधिकार होता है। 8 पॉइंट में ऋण पत्रों को प्राप्त धन कंपनी के लिए ऋण स्वरूप होता है और अंशों से प्राप्त धन की कंपनी की अंश पूंजी कहलाती है। क्या होता है ये? ऋण पत्र तथा अंश में अंतर। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए ऋण पत्र क्या होता है, अंश क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऋण पत्र वे पत्र होते हैं जो ऋण धारकों को दिए जाते हैं और अंश पत्र वो होते हैं अंश जो अंशधारक को दिए जाते हैं। ठीक है, इसका ऋणदाता होता है ऋण पत्र का और इसका अंशधारी होता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट आता है ऋण पत्रधारी एवं अंशधारी में क्या अंतर होता है। तो ऋण पत्रधारी और अंशधारी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। यह कंपनी का ऋण प्रदान करता है, यह कंपनी को पूंजी प्रदान करता है। ये कंपनी का लेन देन होता है। कौन होता है लेनदार? ऋण पत्रधारी। और ये कंपनी का सहस्वामी और सहस्वामी यानी कि खुद ही स्वामी होता है इसका, ये अंशधारी होता है। इनको कंपनी का प्रबंध व्यवस्था का संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता ऋण पत्रधारियों को। और अंशधारियों को कंपनी के प्रबंध का संचालन अपना मत देने का अधिकार होता है। ऋण पत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के समापन की दशा में ऋण पत्रों की राशि प्राप्त करने का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के समापन में अंशधारियों को सबसे अंत में भुगतान मिलता है। ठीक है, यानी कि प्राप्त होता है। उसके बाद अंशों का जो ऋण पत्र होता है वो निश्चित दर पर प्राप्त किया जाता है, भले ही वह कंपनी का लाभ हो या फिर ना हो। ये किसका काम होता है? ऋण पत्रधारी का होता है। उसके बाद में इनको कंपनी को पर्याप्त लाभ होने पर संचालकों द्वारा सिफारिश किए जाने पर अंशों का लाभांश प्राप्त होता है। 6 पॉइंट है, अनुबंध के अनुसार इनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात दिया जाता है। और जो पत्रधारी होते हैं यानी कि अंशधारी होते हैं उनका भुगतान कंपनी के समापन पर होता है। ऋण पत्रधारी इसका निर्गमन कोई प्रतिबंध नहीं होता है और अंशों में इसका निर्गमन एक निर्धारित प्रतिबंधों पर ही पूरा किया जाता है। किस पर? अंशधारियों पर। तो स्टूडेंट ये जो हमारा टॉपिक था आपने अभी समझा। उसके बाद में मैंने बोला बंध या पत्र, बंध पत्र या बॉन्ड क्या होता है। तो बंध पत्र बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। जो बॉन्ड होता है, ऋण पत्र या बॉन्ड दोनों विषय में एक प्राकृतिक संदर्भ के समान होते हैं तथा दोनों में मूल अंतर उनके निर्गमन की शर्तों के आधार पर होते हैं और एक पूर्व निर्धारित ब्याज की दर पर बिना जारी किए जा सकता है। परंपरागत रूप में यह केवल सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, परंतु वर्तमान में अर्ध सरकारी इसको गैर सरकारी प्रमाण स्वरूप जारी किए जाते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया, परंतु वर्तमान में अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ऋण के प्रमाण के रूप में जारी किया जाता है। तो ये बॉन्ड का कार्य होता है, ये बंध पत्र यानी कि बॉन्ड कहलाता है। तो स्टूडेंट आपसे एक स्मॉल यानी कि छोटे क्वेश्चन में बहुविकल्प में या फिर आपसे पूछ ले जाता है कि अति लघु में, शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कि बंध पत्र या बॉन्ड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट आप देखेंगे कि ऋण पत्र के भेद या प्रकार कितने होते हैं। तो ऋण पत्र आपके के 2 भेद प्रकार की तरह 3 भेद प्रकार दृष्टि से देखा जा सकता है, 4 भेद प्रकार से। तो नंबर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। जो सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाता है वो स्टूडेंट किस तरीके से दिया जाता है। यहाँ पर नंबर 1 है कि जिन ऋण पत्रों के लिए कंपनी की संपत्तियों पर भार का बंधक किया जाता है वह सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? सुरक्षित या बंधक सहित ऋण पत्र। तो स्टूडेंट ये आपने जाना कि इसमें कंपनी की जिन संपत्तियों का भार बंधक को किया जाता है वह बिक्री किए जाने पर प्राप्त रकम में सर्वप्रथम इन ऋण पत्रों का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद में जो साधारण खुले या नग्न या फिर असुरक्षित ऋण पत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है कि जिन ऋण पत्र में धारकों की कंपनी में कोई भी प्रतिभूतियां या फिर ब्याज नहीं होता है स्टूडेंट, तो उनको भुगतान नहीं दिया जाता, उनको कहा जाता है साधारण ऋण पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ लिया जाता है कि सुरक्षित बंधक पत्र क्या होते हैं, फिर साधारण ऋण पत्र क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन में आते ही रहते हैं। उसके बाद में अभिलेख की दृष्टि से नंबर 1 यहाँ पर क्या दे रखा है? रजिस्टर्ड ऋण पत्र प्राप्त होना। तो जो रजिस्टर्ड ऋण पत्र होता है स्टूडेंट वो कैसे होता है कि जिन ऋण पत्रों की कंपनी के रजिस्टर में लेखा
रहता है रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहलाते हैं। इन पर देय ब्याज तथा मूलधन का भुगतान केवल रजिस्टर्ड धारकों को ही किया जाता है। इनका हस्तांतरण भी विधान द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार ही किया जा सकता है। वाहक ऋण पत्र, जिन ऋण पत्रों को हस्तांतरण केवल सुपुत्र मात्र से ही हो जाता है वह वाहक ऋण पत्र कहलाते हैं। अब वाहक ऋण पत्र तो आपने जान लिया कि वाहक ऋण पत्र क्या होता है, जिसमें हम हस्तांतरण करते हैं यानी कि चेंजिंग किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने इतना जाना, उसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाहक ऋण पत्र होते हैं वो वैधानिक विधि में अपनाए जाते हैं, ठीक है। और इस पर कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना होता है, इस पर कोई भी स्टाम्प शुल्क देना होता है, यानी कि नहीं स्टाम्प शुल्क देना पड़ता है। तो कोई मतलब नहीं होता है, वैधानिक विधि अपनाए तो जाती है, तो वैधानिक विधि अपनाती है और न ही कोई स्टाम्प पत्र देना पड़ता है। ये वाहक ऋण पत्र में कहलाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है शोधक दृष्टि से, शोधक दृष्टि से कैसे होता है स्टूडेंट, जैसे कि शोध्य ऋण पत्र, ये आपसे पूछा जाता है कि शोध्य ऋण पत्र को रिडेम्बल डिबेंचर भी कहा जाता है। जिन ऋण पत्रों में मूलधन या भुगतान कंपनी जीवन काल में एक निश्चित अवधि के बाद कर दिया जाता है वो शोध्य ऋण पत्र कहलाता है। फिर से बता रही हूँ, जिन ऋण पत्रों में मूलधन या भुगतान की कंपनी में जीवन काल, यानी कि इसका जीवन काल होता है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया 7 साल, 10 साल, 15 साल के अंदर। अशोध्य ऋण पत्र में क्या होता है, जिन ऋण पत्रों में मूलधन का भुगतान करने में जीवन काल नहीं किया जाता है, अर्थात कंपनी के समापन की दशा में ही किया जाता है। जब कंपनी समापन करती है तभी अशोध्य ऋण पत्र कहलाता है, ठीक है, तभी ये ऋण पत्र कहलाया जाएगा। उसके बाद में परिवर्तनशील की दृष्टि से, परिवर्तनशील की दृष्टि से स्टूडेंट कैसे होगा, जैसे कि इन ऋण पत्रों को धारकों में यह अधिकार होता है कि वे ऋण पत्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार अंशों पे परिवर्तित करा सकते हैं। सेकंड नंबर पे अपरिवर्तनीय ऋण पत्र क्या होते हैं, ये वे ऋण पत्र होते हैं जो भविष्य में अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है स्टूडेंट, अधिकार ऋण पत्र, यदि कोई कंपनी 2 अगस्त 1969 यानी कि 89 के बाद ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो ऐसे ऋण पत्रों को लेने का प्रथम अधिकार विद्यमान ऋण पत्रधारियों को ही होता है। ऐसे ऋण पत्र अधिकार ऋण पत्र कहलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी से ही टॉपिक स्टूडेंट आप ये पॉइंट और समझ लीजिएगा, ऋण पत्र का निर्गमन क्या होता है। ऋण पत्र का निर्गमन जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये क्या है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टूडेंट अब हमारे क्वेश्चन भी बनकर आते हैं। वो किस तरीके से आएंगे वो आपके नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो डिबेंचर होते हैं उसके क्वेश्चन किस तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे। तो उससे जानने से पहले, उसे करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इसके बारे में क्या है, ठीक है। ऋण पत्र होते क्या है, उनका निर्गमन किस तरीके से किया जाता है। ऋण पत्रों का निर्गमन उसी प्रकार किया जाता है जैसे अंशों का निर्गमन, अर्थात इनका भुगतान अंशों की भांति एकमुश्त या विभिन्न किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। ऋण पत्रों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र की आमंत्रित किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन की जरूरत होती है, अलॉटमेंट की जरूरत होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की जरूरत होती है, यानी कि कुछ राशि आवेदन और कुछ आवंटन तथा शेष राशि याचनाओं पर ली जाती है। शेष राशि याचना यानी कि फर्स्ट इन कॉल्स इन एरियाज, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी याचना ली जाती है। ऋण पत्रों का निर्गमन पर अति अभिदान, अदत्त याचना, अग्रिम याचना और स्थितियों में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। ऋण पत्रों के निर्गमन में संबंधित लेखा पुस्तकों में उसी प्रकार लेखा किया जाता है जिस प्रकार अंशों का निर्गमन किया जाता है। अंतर में केवल यह होता है कि जो अंशधारी होते हैं वो खाते के स्थान पर ऋण पत्रधारियों का खाता अपने अंश पूंजी ऋण पत्र पर आवंटन और अंश के मांग के स्थान पर ऋण पत्र में मांग पर खाता खोला जाता है। तो ये काम होता है ऋण पत्रों का निर्गमन पर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने टॉपिक अच्छे से समझा। उसके बाद ये स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जब हम ऋण पत्रों सममूल्य पर निर्गमन करते हैं, जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें सबसे पहले उसकी जनरल एंट्री का पता होना चाहिए। कैसे बनाते हैं, जब ऋण पत्रों का भुगतान आवेदन के साथ एक मुश्त लिया जाता है तब कैसे करेंगे स्टूडेंट। लेकिन उससे पहले, करने से पहले आप ये जान लें कि ऋण पत्रों का निर्गमन उसी अंकित मूल्य पर किया जाता है, तो ऐसे निर्गमन पर सममूल्य का निर्गमन कहा जाता है। जैसे कि 100 रुपये का मूल्य ऋण पत्र पर 100 ही रुपये निर्गमित करेगा, ठीक है। 1 लाख बोला है तो 1 लाख पर ही करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऋण पत्र मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट है, जब ऋण पत्रों का भुगतान आवेदन के एक मुश्त पर किया जाए, तो एक मुश्त पर करना यानी कि बैंक से रिलेटेड, बैंक में डिपॉजिट करना, तो बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। यहाँ पर आवेदन बोला है, अलॉटमेंट बोल दिया है, तो आवेदन राशि स्वीकार करने पर, अब आवेदन राशि स्वीकार जब भी आवेदन बोले तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी कि आवंटन, आवेदन और आवंटन दोनों आएंगे, ठीक है स्टूडेंट।
तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में देखेंगे स्टूडेंट अतिरिक्त आवेदन राशि वापस करने पर, अब अतिरिक्त राशि जब वापस की जाती है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा कि जब हम कोई चीज वापस करते हैं तो वो कहाँ पर करेंगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, और ये कहाँ से होगा, बैंक से। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर पॉइंट जो दे रखा है, जब ऋण पत्र का भुगतान किस्तों में किया जाता है आवेदन पत्र के साथ प्राप्त वार्षिक राशि में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। फिर उसके बाद ऋण पत्रों का आवंटन किए जाने पर आवेदन की राशि का अंतरण करना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। उसके बाद यदि ऋण पत्र आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जाता है तो उन पर प्राप्त आवेदन की राशि किस तरीके से वापस की जाती है, डिबेंचर एप्लीकेशन से कौन करता है, बैंक करता है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक है यहाँ पर अति अभिधान की दशा में आंशिक आवंटन करने पर प्राप्त अधिगम यानी कि अधिक आवेदन के आवंटन का याचना खाते में अंतरित कर दिया जाता है। तो किस तरीके से करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू डिबेंचर कॉल्स इन एरियाज, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आने वाले और भी हमारी एंट्रीज होंगी, ठीक है, जो हमसे पूछी जाएंगी, क्वेश्चन में जो भी पूछी जाएंगी। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना